वैसे अभ्यर्थी जो भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आरपीएफ की नई वैकेंसी आई है और जिसका कि ऑनलाइन आवेदन करने का समय भी समाप्त हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऑनलाइन आवेदन किए हों, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आरपीएफ में किस प्रकार से सिलेक्शन होना है, उसका क्या सिलेबस होना है और इसमें क्या प्रोसेस है, इन सब क्या वेतन है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो देखिए, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आरपीएफ 02/2024 के माध्यम से एक नई भर्ती आई है और इस नई भर्ती जो आई है इसका ऑनलाइन आवेदन करने का समय निकल चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर ऑनलाइन आवेदन कर दिए होंगे। देखिए, अगर हम लोग बात कर लें ऑनलाइन आवेदन के लिए जो प्रारंभ होने का तिथि था वो 15 अप्रैल 2024 से ही ये ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका था, जो जिसका कि लास्ट डेट था 14 मई 2024 तक ये लास्ट डेट था। और वैसे अभ्यर्थी जो कि ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो आपको, तो इसमें अभी आपके लिए संशोधन के लिए विंडो खुला हुआ है और ये विंडो जो खुला हुआ रहेगा 15 मई 2024 से लेकर 24 मई 2024 तक आपके लिए विंडो खुला रहेगा और यहाँ से विंडो के माध्यम से आप जो त्रुटि हुआ उसको संशोधन कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो ये आई है ऑनलाइन आवेदन, इसमें केवल ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। ये कांस्टेबल के लिए है, कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आरपीएफ। इसमें ये जो वैकेंसी है ये लेवल 3 का वैकेंसी है, जिसमें प्रारंभिक वेतन होगा, बेसिक होगा 21,700 से आपकी ये बेसिक है। इसके अलावा इसमें एचआरए वगैरह, एचआरए है, मेडिकल है और जो भी एक्स्ट्रा है वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। डीए भी है, ये भी सारा चीज़ इंक्लूड किया जाएगा। अगर चिकित्सा मानक की बात करें तो ये B1 चिकित्सा मानक है। इसमें आयु सीमा की बात कर ले हम लोग, तो आयु सीमा 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए। और इसके अलावे जो छूट जिनको कि सरकार के द्वारा छूट दी जाती है वो छूट भी इसमें मान्य है। कुल रिक्तियों की बात करें तो टोटल जो रिक्तियाँ, टोटल वैकेंसी 4208 है। ये 4208 है जो अलग अलग आरआरबी में अलग अलग वैकेंसी है। टोटल कुल मिला के 4208 है। और आगे अगर हम लोग बात करें इसी में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आरपीएफ के वैकेंसी में निकल कर आई है, उसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ सामान्य निर्देश भी है, उसको भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो हम बता रहे हैं, आप थोड़ा इंतज़ार करें। देखिए अगले स्लाइड में। हाँ, अब देखिए जो भी निःशुल्क रेल यात्रा सुविधा चाहते हैं वो किन के लिए है, तो वैसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं उनके लिए निःशुल्क स्लीपर क्लास में रेलवे पास चयन के विभिन्न चरणों के लिए यानी सीबीटी, पीटी, पीएमटी और दस्तावेज सत्यापन मेडिकल परीक्षा जैसे लागू हो उनके लिए ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत वैध जाति प्रमाण पत्र के अनुसार उनके ई कॉल पत्र के साथ प्रदान किया जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी है, समझिए कि वैसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति से हैं उनके लिए अगर आप सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उनके आने जाने के लिए निःशुल्क स्लीपर क्लास में उनको दिया जाएगा। प्लस में सीबीटी पास के बाद अगर पीटी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं उसमें भी दिया जाएगा। उसके बाद पीटी के बाद पीटी यानी फिजिकल के लिए जाएंगे तो उनमें भी दिया जाएगा। और उसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जा रहे हैं तो उसमें भी फ्री आपको आने जाने का स्लीपर क्लास में पास दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप रेलगाड़ी में आसानी से आ जा सकते हैं। और अगर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए भी जाते तो उसमें भी आपको आने जाने की सुविधा दी जाएगी। और याद रखिएगा, रेलगाड़ी आरक्षण यात्रा बुक करते समय मूल एससी या एसटी समुदाय का प्रमाण पत्र उम्मीदवार की वास्तविकता के सत्यापन के संबंधित अधिकृत रेलवे कर्मचारी को दिखाया जाना चाहिए। अगर आप रेल में यात्रा कर रहे हैं इस संबंधित एग्जामिनेशन से या सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन से या पीटी के लिए, तो आरक्षण कराने के समय या साथ में रेल सफ़र करते समय आपके लिए जो मूल प्रमाण पत्र है एससी एसटी का उसको साथ में रखें। अगर कोई अधिकृत रेलवे कर्मचारी आपसे मांगता है तो उनको दिखाना ज़रूरी है। आगे हम बात कर लें इसी से संबंधित। देखिए, इसमें आप लोगों के लिए उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ से दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर ये रहा आपका हेल्पलाइन नंबर 9592001188। इस पर आप किसी भी प्रकार की समस्या होता है तो सुबह में 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। उम्मीदवार किसी भी कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं तो इसके लिए आरआरबी जिम्मेदार नहीं होंगे। देखिए, दिया गया है कि ऑनलाइन कोई भी उम्मीदवार
जो ऑनलाइन का अंतिम तिथि है उसी अंतिम तिथि के पहले अपना ऑनलाइन आवेदन कर लें। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो इसका जिम्मेदार आरआरबी नहीं होंगे। यहाँ स्पष्ट रूप से ये इन्होंने मेंशन कर दिया इस नोटिफिकेशन के अंदर। अगर हम लोग बात कर लें इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं, सबसे पहले नागरिकता जो होना चाहिए, राष्ट्रीयता जो होना चाहिए वो भारत के नागरिक, उम्मीदवार भारत का नागरिक, जो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं वो भारत के नागरिक होना चाहिए, तभी वो फॉर्म भर सकते हैं। वैसे उम्मीद है कि आप लोग जो भी होंगे वो सभी भारत के नागरिक ही होंगे, तभी आप इस फॉर्म को फिल किए हैं। आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र जो है होना चाहिए वो 25 वर्ष होना चाहिए। और इसके अलावा इस ECEN के लिए जो निर्धारित आयु है 1 जुलाई 2024 को 18 से 28 उम्र होना चाहिए, ये ECN के लिए है। कोई भी उम्मीदवार अगर आयु सीमा में छूट चाहता है तो देखिए आयु सीमा में छूट के लिए यहाँ जो दिया गया है किस प्रकार से छूट उनको दिया जाएगा। जो अनुसूचित जाति के हैं या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं उनको 5 वर्ष का छूट दिया जा सकता है। यानी SC ST के जो उम्मीदवार होंगे 25 तो उनको दिया ही गया, प्लस 5 जोड़ लीजिए, यानी 30 वर्ष के उम्र तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको कि गैर क्रीमी कहते हैं, NCL कहते हैं, NCL जिनके पास है उनको 3 वर्ष का छूट दिया जा सकता है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने अनुप्रमाणन के पश्चात कम से कम 6 माह की सेवा की है, इनके लिए अनारक्षित EWS के लिए 3 वर्ष आयु से सेवा की अवधि में कटौती के बाद, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो गैर क्रीमिलियर है उनके लिए 6 वर्ष है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है तो उनको 8 वर्ष की आयु में छूट दिया जा सकता है। आगे है विधवा, तलाकशुदा या पति के न्यायिक रूप से अलग रहने वाली लेकिन दोबारा विवाह न करने वाली महिला उम्मीदवार को, जिसमें से दिया गया है अनारक्षित या EWS को 2 वर्ष का छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग और गैर क्रीमिलियर को 5 वर्ष का छूट है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 7 वर्ष का छूट है। आगे है उम्मीदवार की जन्म तिथि नीचे दिए गए तिथियों के बीच में होगा, दोनों तिथियों को ऐड करना है। उम्मीदवार का जो जन्म तिथि होगा तो देखिए अनारक्षित वो EWS जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जुलाई 1996 को हो, ये भी गिनती किया जाएगा। जिनका जन्म 2 जुलाई 1996 का हुआ है वो भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट जो है लास्ट आप कह सकते हैं ये है गैर क्रीमिलियर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, जिसमें आएगा 2 जुलाई 1993 के बीच में है, यहाँ से शुरू होता है तो इस यहाँ से जिनका जन्म शुरू हुआ है तो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 2 जुलाई 1991 है, और सभी उम्मीदवारों के लिए 1 जुलाई 2006 है। जन्म तिथि के निचली सीमा इसके पश्चात नहीं है, माना लास्ट जो है 1 जुलाई 2006 तक अगर आपका जन्म हो गया तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पहलू पर आयु में छूट के लिए पात्र हैं तो उन छूटों में अधिकतम छूट मिलेगी, इसके लिए वह पात्र संचय नहीं है। ये सारा जो विशेष दिया गया इसको नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप टेलीग्राम चैनल खोल करके पूरे नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अगर हम लोग बात कर लें शैक्षणिक योग्यता का, तो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कृपया पद के निर्धारित योग्यता के अनुलग्नक ए देखेंगे, अनुलग्नक ए देख लेंगे क्या है। ऐसे हम बता दें तो शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम जो है वो 10th पास होना चाहिए, तभी आप कांस्टेबल RPF के जो कांस्टेबल की भर्ती है उसको आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आगे बात करें परीक्षा शुल्क, तो परीक्षा शुल्क जो है सभी वर्ग के लिए अलग अलग है। उम्मीदवार का समुदाय दिया गया, देखिए क्रम संख्या 2 की छूट प्राप्त है। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने पर शुल्क 500 रुपया में से 400 रुपया की शुल्क की राशि लागू, बैंक प्रभार काटकर शेष राशि वापस की जाएगी। देखिए सभी वर्ग के लिए न्यूनतम जो है वो 500 रुपया है, ठीक है। और इसके अलावा 500 रुपया जो है अगर आप CBT एग्ज़ाम में बैठते हैं तो CBT एग्ज़ाम में बैठने के बाद 400 रुपया आपको बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। 400 के अलावा जो ट्रांजैक्शन का जो चार्ज होगा वो उसको छोड़कर मान लीजिए समथिंग 380 रुपया आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। वैसे अभी आपको जो ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क जमा करना है वो 500 रुपया करना है। 380 रुपया संभवतः CBT एग्ज़ाम जब आप दीजिएगा उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में वापस आने की संभावना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, महिलाएं, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EBC के उम्मीदवार के लिए 250 रुपया है, 250 रुपया है।
पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने पर शुल्क 250 रुपये में लागू बैंक प्रभार काटकर शेष राशि वापस की जाएगी। जो SC है, ST है, भूतपूर्व सैनिक है, महिलाएं, अल्पसंख्यक की महिलाएं हैं या EBC है, EBC, इनके लिए जो आवेदन शुल्क है, परीक्षा शुल्क है, वो 250 रुपया है। और आप CBT में परीक्षा में बैठते हैं तो बैंक चार्ज जो है उसको छोड़कर आपके शेष राशि जो होगा आपके बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। देखिए नोट में क्या दिया है, केवल CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवार को ऊपर बताए गए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क की वापसी मिलेगी। यानी वैसे अभ्यर्थियों को ही ये शुल्क वापसी की जाएगी जो CBT परीक्षा में भाग लेंगे। CBT एग्ज़ाम दीजिएगा यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दीजिएगा, तभी आपकी शुल्क वापसी बैंक अकाउंट में होगा। शुल्क का भुगतान जो कर सकते हैं आप केवल ऑनलाइन माध्यम से ही कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम जिसमें से कि इंटरनेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से केवल आप ये ऑनलाइन आवेदन शुल्क स्वीकार किया जाएगा। सभी लागू सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा। जितने भी प्रकार के शुल्क लिए जाएंगे वो उम्मीदवार के द्वारा ही दिए जाना है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और विशेष इसमें जो जानकारी है वो हम आप लोगों से बात करते हैं। परीक्षा शुल्क की वापसी, ये सारा चीज़ जो है अभी तो हम लोग बात किए। अब देखते हैं आगे इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसी को हम लोग यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। वैसे ये जो नोटिफिकेशन है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम इसका PDF सेंड कर देंगे। आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके पूरे हर पेज बाय पेज आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं भर्ती प्रक्रिया। भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के द्वारा केवल ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है। यानी कहने का मतलब आप जिस रेलवे बोर्ड में अपना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उनका जो वेबसाइट दिया गया उस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक आवेदन उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर सभी आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। याद रखना है कि आपको किसी भी बोर्ड में केवल एक ही आवेदन करना है। मान लीजिए 2 बोर्ड में आप कर दिए तो इस परिस्थिति में आपका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। सबसे पहले जो होगा CBT टेस्ट होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो 120 नंबर का होगा। इसमें क्वालिफाई जो अभ्यर्थी करेंगे उनके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसको PT बोलेंगे और साथ में शारीरिक मापन परीक्षा PMT होगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन जिसको DV कहेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका मेरिट बनाया जाएगा और उस मेरिट में जो अभ्यर्थी आएंगे वह फाइनली उनका सिलेक्शन होगा। परीक्षा के कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी RRB वेबसाइट पर या SMS और ईमेल के माध्यम से उम्मीदवार को दी जाएगी। किसी भी चरण के स्थगन या स्थान तिथि या शिफ्ट में परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। यानी कोई अभ्यर्थी चाहता है कि मेरा एग्जामिनेशन का शिफ्ट बदल जाए, एग्जामिनेशन का शहर बदल जाए, ऐसी परिस्थिति में कोई भी विचार विभाग के द्वारा नहीं किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षा जिसको CBT कहेंगे। परीक्षा का जो स्तर होगा वो 10वीं स्तर का होगा यानी कि मैट्रिक स्तर का ही होगा। CBT का जो पैटर्न होने वाला है जिसमें से कुल मिला के आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और कुल प्रश्नों की संख्या 120 रहेगा और उम्मीदवारों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रयास नहीं किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा या कटौती नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग है 1/3। जिस प्रश्न को आप छोड़ देंगे या प्रयास किए नहीं बना उसको छोड़ दिए तो उसके लिए किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर सवालों का गलत आंसर देते हैं, गलत जवाब देते हैं, तब इस परिस्थिति में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान और ये नेगेटिव मार्किंग है 1/3। कई शिफ्ट में आयोजित पर CBT के लिए अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा। यानी कि ये जो एग्जामिनेशन होना है अलग अलग शिफ्ट में होगा। इस परिस्थिति में इस परीक्षा का जो है कि नॉर्मलाइजेशन की भी व्यवस्था इसमें रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन की जाएगी। और पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत UR EWS और OBC NCL के लिए 35%। न्यूनतम जो पास करने के लिए अंक लाना है वो है UR के लिए, UR यानी कि जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC NCL के लिए वो 35% लाना अनिवार्य है, तभी आप इसमें पास किए। उसके बाद हाईएस्ट नंबर से लोएस्ट नंबर की तरफ जाएगा। जिनका कि सिलेक्शन होगा उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और उसी तरह SC ST के लिए 30% परीक्षा में नंबर लाना अनिवार्य, तभी आपका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ेगा।
सीबीटी में प्राप्त अंकों का इस भर्ती प्रक्रिया के आगे चरणों के लिए उम्मीदवारी की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। यानी सीबीटी में जो क्वालिफाई करेंगे उनका आगे के लिए शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। अब आगे और भी कुछ विशेष जानकारी है, उसको हम लोग देखते हैं। अब पीईटी है, जो फिजिकल होगा, जो सीबीटी परीक्षा में पास करेंगे तो उनके लिए जो पीईटी होगा फिजिकल, तो कांस्टेबल पुरुष के लिए है 1600 मीटर का दौड़, जो कि जिनके लिए समय है 5 मिनट 45 सेकेंड, और लंबी कूद है 14 फीट और ऊंची कूद है 4 फीट। उसी तरह कांस्टेबल के लिए महिला के लिए जो है 800 मीटर का दौड़ है, जिसके लिए कि 3 मिनट 40 सेकेंड का समय दिया जाएगा। लंबी कूद 9 फीट है और ऊंची कूद 3 फुट है। तो इसी तरह पीएमटी जो होगा, जिसमें यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए ऊंचाई, हाईएस्ट ऊंचाई जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, और 157 सेंटीमीटर होना चाहिए फीमेल के लिए। और मेल के लिए जो छाती है वो विस्तारित, यानी कि बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और विस्तारित करके ये 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये जो चेस्ट लिया जाएगा, यानी छाती लिया जाएगा, वो केवल मेल मेंबर का ही लिया जाएगा, फीमेल का नहीं। यानी कह सकते हैं बिना फुलाए आपका चेस्ट 80 होना चाहिए और फुला करके ये 85 होना चाहिए, केवल और केवल मेल मेंबर के लिए छाती, यानी इनका जो लिया जाएगा चेस्ट, वो केवल मेल मेंबर। एससी एसटी के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर मेल के लिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। और छाती जो है मेल मेंबर के लिए एससी एसटी के मेल 76.2 और 81.2 जो है ये फुलाने के बाद। उसी तरह गढ़वालियों, गोरखाओं, मराठाओं, डोगरा, कुमाऊनी और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य श्रेणी के लिए ऊंचाई 163 और महिला के लिए, पुरुषों के लिए 163, महिला के लिए 155, छाती फुलाने के पहले 80 और फुलाने के बाद 85। और इसमें देखिए दिया गया 1600 या 800 मीटर स्पर्धा के लिए केवल एक मौका दिया जाएगा, यानी फिजिकल में दौड़ के लिए केवल और केवल एक ही मौका दिया जाएगा। शेष स्पर्धाओं में लंबी कूद, ऊंची कूद के लिए उम्मीदवार को प्रत्येक 2 मौका दिया जाएगा। फिजिकल में दौड़ के लिए केवल एक ही मौका दिया जाएगा, बाकी जितने भी स्पर्धा होंगे उसमें 2 मौका दिया जाएगा। और भी इसमें कुछ विशेष जानकारी है, उसको देखते हैं। दस्तावेज सत्यापन डीवी, ये तो बाद का बात है। प्रमाण पत्र का प्रारूप, ये सारा चीज़ बाद में है। और जो विशेष जानकारी है वो हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप ध्यान रखिएगा, अपना फ़ोटो, पहचान पत्र, जो अपना एड्रेस डाल रहे हैं, अपना नाम, फादर्स नाम, वो सारा चीज़ एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा जहां ऑनलाइन आप कर रहे हैं। केवल जो ऑनलाइन आवेदन कर रहा है उनके सहारे मत छोड़ना है। देखिए, परीक्षा का माध्यम सीबीटी से होगा और सीबीटी में प्रश्न जो होंगे वो कुल मिला के 13 भाषाओं में होगा, हिंदी अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में। ये लोकल भाषा व इन सभी भाषाओं में परीक्षा होना है, तो ये देख लीजिएगा। ये छोटी सी जानकारी, हमें जो ज़रूरी जानकारी था हमें मेरे अकॉर्डिंग, तो हम आप लोगों को इस वीडियो में देने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये जो वीडियो आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में, जब आप एग्ज़ामिनेशन के लिए जाइएगा, फिजिकल के लिए जाइएगा, तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा मदद मिल सकता है। इस तरह का वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पाने के लिए रेगुलर बने रहिएगा। तो देखिए, हाँ, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। ये जो है वैकेंसी के लिए जो टोटल पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो दिया गया। कांस्टेबल कार्यकारी के लिए टोटल पोस्ट 14, अनारक्षित के लिए यूआर जिसको बोलेंगे 1450 है, और अनुसूचित जाति के लिए 536 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 268 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 966 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 357 है, कुल मिला के 3577 है। और महिला, ये केवल और केवल पुरुष के लिए है। ये सारा जो हुआ 3577 पुरुषों के लिए, और पुरुषों में भी अलग अलग कैटेगरी के लिए। महिला की बात करें तो अनारक्षित के लिए 256 है, अनुसूचित जाति के लिए 95, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 170 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 63 है। इस तरह से टोटल जो है 631 महिलाओं के लिए है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है 420 है। टोटल मिला के वही 4200 के समथिंग जो आएगा वो है। तो आज का वीडियो हम लोग इतना ही रहने देंगे, इस वीडियो के अंदर जानकारी, और अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ हम जुड़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको किस चीज़ की ज़रूरी है, क्या नहीं समझ में आया या जो अधूरा रह गया, उसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उसका प्रॉपर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।